ठंड में गरीब प्रेग्नेंट बहू की घास की झोपड़ी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मुझे? सुबह से इतनी बार उल्टी हो गई है, घर में भी कोई नहीं है और माँ जी भी मंदिर गई हैं। एक काम करती हूँ, दाई माँ के ही पास चली जाती हूँ, लगता है। इतना कहकर अविका दाई माँ के पास चली जाती है। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? सुबह से मुझे उल्टियां हो रही हैं, कहीं मुझे कोई बीमारी तो नहीं? अब ये बीमारी तुम्हें पूरे 9 महीने रखेगी। मुबारक हो, तुम माँ बनने वाली हो। सच में मैं माँ बनने वाली हूँ? भगवान, तूने मेरी सुन ली, तूने मेरी सोनी गोद को खुशियों से भर दिया। मैं अभी जाकर सबको ये खुशखबरी देती हूँ। अपनी माँ बनने की खबर सुन अविका बहुत खुश होती है और जल्दी से अपने घर जाती है और अपनी माँ बनने की खुशखबरी अपनी सास को देती है। सच में बहू, मैं दादी माँ बनने वाली हूँ। क्या हुआ? दोनों सास बहू बड़ी खुश नजर आ रही हैं। आप दादा बनने वाली हो? क्या सच में मैं दादा बनने वाला हूँ? जुग जुग जीती रहे बहू। मैं आज पूरे गांव में मिठाई बांटूंगा। अविका की प्रेगनेंसी की खबर सुन सारा परिवार बहुत ज्यादा खुश होता है और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। ठंड का मौसम होता है, जिसके चलते सभी लोग अविका का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। अविका बहू, मैंने तेरे लिए ये देसी घी के गोंद के लड्डू बनाए हैं, इसे खा ले और उसके बाद ये दूध भी पी ले। माँ जी, अभी तो आपने मुझे देसी घी का हलवा खिलाया था और अब ये। बेटा, ये सब तो खाना चाहिए, इससे बच्चे की सेहत अच्छी बनती है। मैं तो सोच रहा हूँ इस घर को तोड़वा कर इसे थोड़ा बड़ा बनवा लो। कल को बच्चे बड़े होंगे तो उनके लिए घर छोटा पड़ेगा। अभी तो हमने ट्रक लिया था, उसका लोन चुकाना अभी बाकी है। ऐसे में आप घर कैसे बनवाओगे? भाग्यवान, तू उसकी फिक्र मत कर। इस साल फसल काफी अच्छी हुई है, मार्केट में दुगने पैसे मिलेंगे, लोन के सारे पैसे भी चूक जाएंगे और नए घर के बनने की तैयारी भी शुरू हो जाएगी। सारे परिवार में खुशियों का माहौल होता है, लेकिन कहते हैं ना कि खुशियों को नजर लगते देर नहीं लगती। संजय और उसके बेटे रोहन की खेती तो काफी ज्यादा अच्छी हुई है। इनकी वजह से अब साहूकार मुझसे अनाज लेने के बजाय इससे अनाज लेते हैं। इन लोगों की वजह से मेरा कितना नुकसान होता है, लेकिन अब और नहीं। इनके खेत अगर मैंने बंजर न बना दिया तो मेरा नाम भी भंडारी लाल नहीं। अपनी ईर्ष्या के चलते भंडारी लाल रात के समय चुपके से संजय के खेतों में जाता है और सारी फसलों पर फसल खराब होने का केमिकल डाल देता है। सुबह होते ही संजय और रोहन जैसे ही अपने खेतों में जाते हैं। ये क्या हो गया? हमारी सारी की सारी फसल बर्बाद कैसे हो गई? ये तो इसी मौसम की फसल थी। सारी की सारी फसल खराब हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे? हमें तो इस साल ट्रक का लोन भी चुकाना था। बेटा, फिक्र मत कर, अभी हमारे पास थोड़ा समय है। हम दोबारा से खेती करते हैं, थोड़ा बहुत तो अनाज निकल ही आएगा। संजय और रोहन दोबारा से खेती करते हैं, लेकिन केमिकल की वजह से उनका पूरा का पूरा खेत बंजर हो चुका था और उनके खेत में एक घास भी नहीं उगती है। अब क्या होगा? हमारे हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लग गई? हमारा हरा भरा खेत बंजर बन गया। माँ, आप रोइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे। रोहन इतना बोल रहा होता है कि तभी उनके घर के दरवाजे पर खटखट होती है। सभी लोग जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो अपने सामने बैंक वालों को खड़ा पाते हैं। 2 महीने से आपने लोन के पैसे नहीं चुकाए हैं, इसलिए बैंक का ये ऑर्डर है कि आप लोगों से ट्रक वापस ले लिया जाए और इंटरेस्ट के तौर पर आपका घर भी जब्त कर लिया जाए। अरे ये आप क्या लोग कह रहे हैं? भगवान के लिए हमें थोड़ी मोहलत और दे दीजिए। मेरी बहू गर्भवती है और वो बाहर कड़ाके की सर्दी का मौसम है। ऐसे में मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊंगा? देखिए, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये बैंक के ऑर्डर है। बैंक वाला जबरन उनका घर खाली करवा देता है, जिसके चलते गर्भवती अविका अपने पूरे परिवार के साथ ठंड में कपकपाते हुए सड़कों पर भटकती है। कड़ाके की सर्दी होती है और कोहरा गहरा छाया होता है। माँ जी, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। मुझे भी बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। मेरा शरीर ठंड के मारे जम गया है। थोड़ा बर्दाश्त कर लो बच्चों, मैं तुम दोनों की हालत समझ सकती हूँ। ऊपर से अविका तो गर्भवती है, ऐसे में इसका ठंड में इतनी देर बाहर रहना ठीक नहीं है। भगवान भी 2 पल की खुशी देखकर जिंदगी भर का दुख दे देता है। शीतल इतना बोल ही रही होती है कि तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। पूरा परिवार बारिश में भीगने लगता है। ठंड में बारिश में भीगने की वजह से रोहन की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश होने लगता है। रोहन जी, संभालिए अपने आप को। संजय रोहन को अपने कंधों पर बैठाता है। पूरा परिवार ठंड में कपकपाते हुए बारिश में भीगता चलता रहता है। थोड़ी दूर पर ही पूरे परिवार को एक मैदान के नीचे बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है, जिसे देख सारा परिवार उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह होने के साथ साथ बारिश थम जाती है और खिलखिलाती धूप निकलती है, जिसे देख सारा परिवार मैदान में धूप के नीचे जाकर बैठ जाता है। हे भगवान, रोहन का शरीर तो ठंड के मारे कांप कपा रहा है और इसे तो तेज बुखार भी है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इस ठंड के मौसम में कहाँ अपना सर छुपाएंगे? सारा परिवार परेशानी में डूबा होता है कि तभी अविका कहती है, माँ जी, इस सर्द भरे मौसम में ये हरी हरी घास ही हम लोगों का सहारा बनेगी। मतलब बहू,
देखिए, जहाँ जहाँ धूप है वहाँ ये घास कितनी ज्यादा गर्म है। अगर हम इस घास से अपना घर बनाएंगे तो दिन भर धूप में रहने के बाद भी ये घास रात को गर्माहट पैदा करेगी, जिससे हम लोगों को इस घास के बने हुए घर के अंदर ठंड नहीं लगेगी। अविका की बात सुन सब लोग हैरान तो होते हैं, लेकिन उनके पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं होता। जिसके बाद अविका अपनी सास के साथ मैदान में से घर के लिए घास इकट्ठा करती है। वहीं संजय घास की झोपड़ी बनाने की तैयारी करता है और पूरा परिवार मिलजुल कर रात होने तक घास की झोपड़ी बनाकर तैयार कर ही देते हैं। अब इस ठंड भरी मौसम में एक घास की झोपड़ी के अंदर ही हम लोगों को राहत मिलेगी। सारा परिवार उस घास की झोपड़ी के अंदर चला जाता है और सो जाता है। लेकिन जैसे ही रात होती है तो सर्द हवाएं चलने लगती हैं। तेज हवाओं के चलते घास से बनी छत हवा में ही उड़ जाती है और पूरा परिवार फिर से एक बार ठंड के मौसम में बेसहारा हो जाता है। बहू, अब हम लोग क्या करेंगे? ये घास की झोपड़ी ही हमारा सहारा थी, लेकिन भगवान ने इसे भी हमसे छीन लिया। पिताजी, हम दोबारा से अपनी घास की झोपड़ी बनाएंगे, लेकिन इस बार हम सभी लोग छत पर घास बिछाने से पहले लकड़ियां रख देंगे, जिससे हमारी छत मजबूत हो जाएगी और आंधी तूफान में नहीं उड़ेगी। पूरा परिवार फिर से मेहनत कर घास की झोपड़ी बनाता है और रात होने के बाद सो जाता है। लेकिन इस बार तेज हवाओं के चलने पर भी अविका की घास की झोपड़ी की छत नहीं उड़ती और सारा परिवार आराम से सोता है। घर का गुजारा चलाने के लिए शीतल, संजय और अविका ईंट भट्टी में काम करते हैं और जो पैसे मिलते हैं उससे अपने घर का खर्च और रोहन का इलाज करवाते हैं, जिसके चलते रोहन कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। पिताजी, माँ, अविका, मेरे होते हुए भी आप लोगों को इतनी तकलीफ का सामना करना पड़ा, लेकिन अब और नहीं। अब मैं शहर जाऊंगा, खूब मेहनत करके आप सबकी जिंदगी को पहले की तरह ठीक कर दूंगा। रोहन शहर में मजदूरी का काम करता था, वहीं अविका का भी अपने सास ससुर के साथ ईंट की भट्टी में काम करती। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और अविका के डिलीवरी के दिन करीब आ रहे होते हैं। अविका एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है और शायद अब इस परिवार की पूरी परेशानी का खत्म होने का समय भी आ गया था। दरोगा जी, आप यहाँ? क्या कोई बात हो गई है? आपका जो खेत बंजर हुआ था उसमें इस भंडारी लाल का हाथ था। इसने गांव में और भी लोगों के खेत बंजर किए थे, लेकिन इस बार ये पकड़ा गया। इसे सजा के तौर पर आपके खेत के सारे पैसे लौटाने पड़ेंगे। अरे, लगता है अब सच में हमारी जिंदगी में खुशियां वापस लौट आई है। मेरे पोते के कदम तो बड़े ही शुभ है, उसके आते ही सब कुछ ठीक हो गया। भंडारी लाल संजय को सारे पैसे लौटा देता है, जिससे संजय का परिवार पहले की तरह हो जाता है। सारे परिवार उस घास की झोपड़ी को छोड़कर पहले की तरह अपने बड़े से घर में खुशी खुशी रहने लगता है। अरे, मुझे इसमें एक और दाल मिक्स करनी थी, वो तो मैं दुकान से लाई नहीं। डॉक्टर ने इनको कहा है कि दाल पिलानी जरूरी है। हे भगवान, एक तो पैसे नहीं है, ऊपर से ठंड, ना काम का कोई ठिकाना है। हे भगवान, ये कैसी गरीब जिंदगी आ गई है। क्या हुआ सलोनी, तुम परेशान लग रही हो? जी कुछ नहीं, मैं दुकान से जाकर सामान लेकर आती हूँ। ठीक है, ये लो मेरी शॉल। तुम्हारी शॉल फट रही है, ठंड लग जाएगी। अजी नहीं, आप शॉल क्यों उतार रही हैं? मैं अभी 2 मिनट में आ जाऊंगी पास की दुकान से। हाँ ठीक है, ध्यान से जा। सलोनी बाहर दुकान पर सामान लेने जाती है तो उसे बाहर क्रिसमस की रौनक दिखाई देती है, जहाँ सेंटा क्लॉज थे। कुछ बच्चे सेंटा क्लॉज की टोपी पहने क्रिसमस ट्री खरीद रहे थे तो कोई गिफ्ट्स। मेरी तो दिमाग से ही निकल गया कि 2 दिन बाद क्रिसमस है। पहले मैं भी ऐसे ही भैया भाभी के साथ शॉपिंग करती थी। जरा पूछूं, भैया ये क्रिसमस ट्री कितने का है? 2000 का और सजा हुआ 3000 का। बाप रे बाप, ये तो बहुत महंगा है। मेरी तो अब इतनी हैसियत ही नहीं रही जो मैं ये खरीद दूं। भैया भाभी होते तो झट से दिला देते। वाओ भैया भाभी, छोटा सा क्रिसमस ट्री कितना अच्छा लगता है, और ये छोटा सा सेंटा क्लॉज भी। पर सलोनी, तुम्हें जो अभी ये पसंद आया था ना, बड़े वाला क्रिसमस ट्री? हाँ भाभी, बट क्रिसमस ट्री इज सो एक्सपेंसिव, 5000 का। सो व्हाट, हम यही खरीदेंगे, क्यों रोहित? हाँ बिल्कुल, और जो भी लेना है मेरी बहन ले लो, पैसों की चिंता मत करो। बस तुम पूरी दुनिया को मांगोगी, तुम्हारा भाई वो भी खरीद के तुम्हें देगा। बस बस भैया, ज्यादा फिल्मी मत होइए। फिर सलोनी क्रिसमस ट्री और बाकी गिफ्ट्स खरीद कर अपने भैया भाभी के साथ क्रिसमस की डेकोरेशन करवाती है। वो दिन भी क्या दिन थे। अरे मैं तो भूल गई, घर पर अंकुर जी अकेले हैं और मैं यहाँ इन सब बातों में खो गई हूँ। दाल लेकर सलोनी घर चली जाती है और दाल बनाने रखती है। इतने में अंकुर कहता है, सलोनी 2 दिन बाद क्रिसमस है ना, तुम्हारा तो फेवरेट त्योहार है। तुम शादी से पहले बताती थी कि कैसे सेलिब्रेट करती थी। इस बार तो मेरी वजह से पैसे भी नहीं है। घर की क्या हालत है तुम जानती हो। तुम्हें क्रिसमस मनाना होगा ना, ऐसा करो तुम अपने मायके चली जाओ। वैसे भी तुम्हारी भाभी क्रिश्चियन है, वो मनाती हैं। नहीं जी, मैं आपको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। अभी तक आपका फ्रैक्चर हाथ ठीक नहीं हुआ और पाँव में भी जख्म है। ठंड में आप कैसे काम करेंगे खुद से ही? मुझे तो आपकी हेल्प करनी ही होगी ना। कोई बात नहीं, मैं रह लूंगा, तुम अपने घर जा सकती हो। नहीं, मैं आपके बिना क्रिसमस नहीं मनाऊंगी, आप ही चलो। मैं नहीं जा सकता, मेरी वजह से तुम्हारे घर वाले भी, माँ जी भाभी सब परेशान हो जाएंगे। अच्छा, तुम सूजी का हलवा बनाते थे ना क्रिसमस पर, यहाँ बना दो। हलवा वाला केक? वहाँ तो मैंने गाजर का बनाया था, यहाँ तो सूजी का केक बनाने के लिए भी न घी है न चीनी है। ये सोचते हुए सलोनी अपने बीते लम्हे में खो जाती है, जहाँ शादी से पहले क्रिसमस के दिन वो गाजर का हलवे केक बनाकर डेकोरेट करती है।
वाओ, मेरा केक तो बिल्कुल रेड वेलवेट केक की तरह दिख रहा है। इवनिंग में हम इसे काटेंगे। आप जो, मेरा भी मन कर रहा है इसे खाने का जीजी। अरे ये रेड वेलवेट कम लाल ईंट ज्यादा लग रही है। एक बार इसके सिर पर मारकर देखो, क्या पता सिर फूट जाए। माँ, भाभी देखो ना, भैया को कैसी बातें कर रहे हैं मेरे केक के बारे में। अरे रोहित, तू मानेगा या नहीं, मेरे बेटे को छेड़ता ही रहेगा। तेरे से तो ये भी नहीं होता। अच्छा सॉरी। चलिए रेडी हो जाते हैं क्रिसमस के लिए। कुछ देर बाद सब क्रिसमस थीम में रेडी होकर क्रिसमस केक कट करते हैं, एक दूसरे को केक खिलाते हैं। अरे वाह, मेरी बेटी ने तो बहुत अच्छा केक बनाया है गाजर के हलवे से। या इट्स रियली नाइस। दीदी, मैंने अब तक का सबसे अच्छा केक खाया है। देखा भैया, कितना अच्छा केक बनाया है मैंने, और आप खामखा बोल रहे थे। अच्छा ठीक है, तुमने अच्छा बनाया है, अब खिला भी दो। तभी अंकुर सलोनी के कंधे पर अपना दूसरा हाथ रखता है। अरे सलोनी, सलोनी तुम कहाँ खो गई? कब से मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या सोच रही थी? कुछ नहीं, बस आपकी बात सुनकर घर की याद आ गई थी। तो घर चली आओ ना। नहीं, आपको छोड़कर नहीं। आइए, आपकी दाल बना दी है मैंने, मैं लेकर आती हूँ। ये कहते ही सलोनी दाल लेकर अपने हाथ से अपने पति को खिलाती है। 2 दिन गुजर जाते हैं। आज का दिन आ गया था। सुबह सलोनी घर के बाहर झाड़ू लगाती है तो ठंडी ठंडी बर्फ गिरने लगती है। बाप रे बाप, कितनी ठंड पड़ रही है। आज के दिन मैं बर्फ से भैया के साथ खेलती थी, और पिछले साल तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा तोहफा भी दिया था। अरे सलोनी, मैंने तुझे कहा था ना एक तोहफा है, लेकिन अब मैं तुझे वो दे नहीं पाऊंगा। तू क्रिसमस पार्टी अधूरी रह गई। अब मैं सब लोगों को भेज देता हूँ। शिट, अब मैं सेलिब्रेट कैसे करूंगी? मेरी क्रिसमस पार्टी अधूरी है, सेंटा भी नहीं बुलवाया। कोई बात नहीं दीदी, नेक्स्ट साल सेंटा को दोबारा बुला लेंगे। सलोनी उदास होकर बैठी थी कि तभी उसके सामने बबल उड़ने लगते हैं, गाने चलने लगते हैं, और एक सेंटा क्लॉज उसके सामने झोला लेकर आता है। आओ हो, मैं आ गया हूँ। जिंगल बेल बा जिंगल बेल बा जिंगल बेल बा, बाजा ले पक्की दाढ़ी वाला बुढ़वा झोला लेके भागेला। सेंटा, सेंटा आ गया, लाओ मेरा गिफ्ट। ये लो अपना गिफ्ट। अब बोलो, तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है। बहुत खड़ूस है वो। अच्छा, ऐसी बात है। तभी सेंटा क्लॉज अपनी दाढ़ी निकाल देता है, जो कि उसका भाई ही था। अरे भैया, आप ही सेंटा बनकर आए हो, वो भी मेरी खुशी के लिए। थैंक यू भैया। अभी तो तू मुझे खड़ूस बोल रही थी। वो तो कहा था भैया, आप बहुत अच्छे। आपने मेरा क्रिसमस इतना अच्छा बना दिया। थैंक यू एंड मैरी क्रिसमस। तुझे भी। तभी अंकुर लंगड़ाते हुए घर के बाहर आता है। सलोनी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम अक्सर अब सच में ही डूबी रहती हो। बाहर देखो कितनी ठंड है, और तुमने झाड़ू भी नहीं लगाई, ऐसे ही खड़ी हो इतनी देर से। हाँ, चलो घर के अंदर चलो। देखो कितनी कांप रही हो, वैसे ही हमारे पास पैसे नहीं है। सॉरी जी, बहुत ठंड है, चाय बना लेती हूँ। दोनों घर के अंदर जाते हैं कि सलोनी की अंग्रेजन भाभी हाथ में ढेर सारे तोहफे लेकर आती है। सलोनी जी, भाभी आप? हाँ मैं। सॉरी, आप दोनों की क्या हालत बन गई है। और नंदोई जी को इतनी चोट कैसे लग गई? इतना सब कुछ हो गया और आपने अपने भैया भाभी से कुछ भी नहीं कहा, क्यों दीदी? क्या बताऊं भाभी, कुछ महीनों पहले इनका एक कार एक्सीडेंट से ये हाल हो गया, जिस वजह से इनको नौकरी छोड़नी पड़ी। माँ जी का बड़ा बेटा है जो घर का खर्चा चला रहा था। माँ जी अपनी बड़ी बहू से ज्यादा प्यार करती थी, वो अमीर भी थी। जेठ जी ने भी खर्चा देने से मना कर दिया, तो हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। फिर हम इस झोपड़ी में आकर रहने लगे। तब से ऐसे ही गरीबी में रह रहे हैं। आप सबको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप सब परेशान हो जाते। हाँ भाभी, बस यही बात है और कोई बात नहीं थी। आप आइए ना, बैठ जाइए। और भाई साहब नहीं आए? तभी एक सेंटा क्लॉज अंदर आकर दोनों के इर्द गिर्द डांस करने लगता है। कल के सो जाओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नहीं बिखराओ, चलो चलो नए ख्वाब भून ले, बम बम भोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे, हो हमेशा की तरह तुम्हारा क्रिसमस का तोहफा। खोलो खोलो दीदी। सलोनी तोहफा खोलती है तो उस तोहफे में से एक फ्लैट की चाबी मिलती है। ये तो फ्लैट, वो भी द्वारका में। भैया भैया, आप ही हो ना, एक सेंटा बनकर आए हो ना पहले की तरह? हाँ मेरी बहन, कब से ये फ्लैट चाहिए था, उसी जगह का, वो फाइनली मैं तेरे नाम कर दिया है। और अब तो यहाँ नहीं रहेगी। ऐसे एक बार पुकार तो लेती, हम दौड़े चले आते। मुझे पता था आप आएंगे मेरे एक पुकारने पर, इसलिए परेशान नहीं करना चाह रही थी। पर ये तोहफा बहुत महंगा है भैया, मैं नहीं ले सकती। तू हमसे प्यार नहीं करती तो बता दे, वरना ले ले। क्रिसमस पार्टी तेरे नए घर में होगी। अरे नहीं नहीं भैया, आप यहाँ पर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपका तोहफा ले रही हूँ। फिर सलोनी अपने भाई से क्रिसमस का तोहफा एक्सेप्ट कर लेती है और वो नए फ्लैट में जाकर वहाँ क्रिसमस पार्टी करते हैं। कुछ महीनों में अंकुर ठीक हो जाता है और फिर वो काम करने लगता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।